नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। और राजस्थान में आज सूबे की सियासी हलचलों के साथ साथ हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी। आपको दिखाएंगे मिशन 25 को साधने के लिए मैदान में उतरे महारथियों का नामांकन, साथ ही बात होगी एनडीए के हुए हनुमान की और जानेंगे कि कितना असरदार होंगे बेनीवाल। वहीं बात करेंगे सारेआम कहर ढाते काले कोट की, पूछेंगे कि कहां है कानून और फिर रूबरू करवाएंगे 400 साल से चली आ रही परंपरा से। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। अलीगढ़ में बीजेपी के सपोर्ट में बयान देकर कल्याण सिंह मुसीबत में पड़ गए हैं। बता दें कि हाल ही में अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और मामले पर संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ के डीएम से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो वहीं अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने फाइल को गृह मंत्रालय को भेज दिया है। महासमर 2019 के लिए राजस्थान के दिग्गजों के पर्चा भरने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार नमो नारायण मीणा, उदयपुर से सीपीआई उम्मीदवार घनश्याम सिंह तावड़ और कोटा बूंदी सीट के लिए बीजेपी सांसद ओम बिरला ने अपना अपना पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। पूर्ण विश्वास है कि टोंक और सवाई माधोपुर की जनता मुझे भारी मत से जिताएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो न तो हमारी यहाँ की बोली जानता है, न भाषा जानता है, न हमारी समस्या जानता है। 5 साल उसने खराब कर दिए और हरियाणा का रहने वाला है। जनता उससे बिल्कुल निराश है। 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। कोटा बूंदी लोकसभा की जनता का विश्वास और भरोसा जीतने के लिए नामांकन पत्र भरा है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहती है, एक देश में मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में। देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित। वहीं टोंक में कांग्रेस की ओर से नामांकन सभा हुई, जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जमकर प्रहार हुआ। हमलावर हुई कांग्रेस ने सेना, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और दावा किया कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। मैं काला धन लेके आऊंगा विदेशों से, अभी तक 1 रुपए लेके नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, उन नौकरियों को पता ही नहीं है। महंगाई कम कर दूंगा, उसका कोई अच्छा पता नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भूल गए वादा। कोई उपलब्धि उनकी रही नहीं। उस वक्त माहौल ऐसा बन गया, आपने ऐसी चोट मारी हम लोगों को कि हम लोग सरकार बनाए हुए थे, आपने 21 पे लाके छोड़ दिया राजस्थान का। चुनाव आया पार्लियामेंट का, सफाया कर दिया वापस। 25 की 25 सीटें बीजेपी को सौंप दी। अब आप लेखा जोखा देने का समय आ गया है। ये लोकतंत्र है जो कांग्रेस का दिया हुआ आपको है। भाजपा का जो विरोध करता है उस पे सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। पुलिस प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ा है हर उस व्यक्ति, नेता, संगठन के जो भाजपा के विरोध में है। पहले भी भाजपा थी, कांग्रेस भी थी, नेता भी थे, चुनाव भी होते थे, हार जीत भी होती थी। लेकिन ये आक्रामक राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो बात करने वाले लोग हैं देश में, जहर घोलकर तनाव और घृणा पैदा करने वाले लोग, ये मॉब लिंचिंग क्या होती है इस देश की जनता की शब्दावली में 5 साल पहले ये सब किसी को मालूम नहीं था। साथियों, नमो नारायण मीणा जी का पूरा जीवन निश्चित रूप से
चाहे सरकार की सेवा करने में गया हो या जनता की सेवा करने में गया हो, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं, एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता, मेहनती, ईमानदार, और अगर किसी के साथ अगर उन्होंने कोई वादा किया हो उसको निभाने के लिए चाहे उनको जो करना हो वो आखिरी दम तक के नहीं छोड़े। मैंने 5 साल आपकी मंत्री के रूप में सेवा की और 5 साल मैंने आप में कांग्रेस के साथ में संघर्ष किया है। मैं कोई आपसे जाना पहचाना चेहरा हूं। बीजेपी का एक इस तरह का कैंडिडेट सामने आपके है जो 5 साल गुजर जाने के बावजूद में भी हमारी बोली नहीं जानता, हमारी भाषा नहीं जानता, हमारे टेरेन को नहीं जानता, हमारे गांव की समस्या को नहीं जानता, लोगों के नाम तो दूर, ग्राम पंचायतों के नाम तक नहीं जानते। वडोदरा की सियासत में बीजेपी ने बेनीवाल वाला दाव चलकर बड़ा उलटफेर किया है। अब तक तीसरी ताकत बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला किया है। बेनीवाल नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा होंगे। देखिए बेनीवाल की एंट्री की इनसाइड स्टोरी और इसका सियासत पर असर। नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। हमारा मिशन 25 है, 25 सीटें एनडीए जीते, बीजेपी जीते। बीजेपी का बेनीवाल वाला दांव, बीजेपी के साथ बेनीवाल का गठबंधन, हनुमान बेनीवाल का सियासी यू टर्न। नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और ये गठबंधन हुआ है। क्या बदलेगी मरुधरा की सियासत? कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती बढ़ाने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अचानक यू टर्न लेकर जानकारों को भी हैरत में डाल दिया। जयपुर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बेनीवाल ने बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्र हित के अंदर मैंने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं और ये गठबंधन हुआ है। क्योंकि मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी से एक बार विधायक रह चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। कभी बीजेपी के विधायक रहे बेनीवाल ने 2013 में अपनी अलग राह चुनी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से अनबन के चलते बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2013 में खिंवसर से निर्दलीय विधायक चुने गए बेनीवाल। तो 29 अक्टूबर 2018 को बेनीवाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई आरएलपी। पिछले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले बेनीवाल ने जब बीजेपी का साथ स्वीकार किया तो गिले शिकवे भुलाकर बीजेपी के सभी नेता उनका खैर मकदम करते दिखे। जब गठबंधन बनता है तो दोनों तरफ से ही बात होती है, वन वे नहीं हुआ करता कभी भी। पूरी प्लानिंग करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सभी सीटों पर हम ये योजना बनाएंगे कि पार्टी को लाभ मिले। तो उसी गठबंधन के नाते इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। उससे युग के जरूरत के मुताबिक इस समय डिमांड थी कि हमारा मिशन 25 है, 25 सीटें एनडीए जीते, बीजेपी जीते, और उसके लिए युगानुकूल ही लगा कि एक ऐसी पार्टी जिसने बीएसपी से भी ज्यादा मत प्रतिशत लिया हो, जिसके 3 विधायक जीते हों। आपको बताएंगे कि कल तक बीजेपी के दुश्मन रहे हनुमान बेनीवाल को क्यों भाग गई बीजेपी और क्यों बीजेपी ने हनुमान का साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और बेनीवाल के इस गठबंधन को कांग्रेस अवसरवादी गठबंधन करार देकर तवज्जो देने को तैयार नहीं दिखती। हनुमान जी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। पहले उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया कि मैं गठबंधन करूंगा, हालांकि वो एक को कहते थे पता नहीं भूतनाथ और कुछ नाम ले रहे। अब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से आऊँगा। तो हम पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर सब लोगों को यही समझा रहे थे कि भाई भाजपा की बेटी हो। अब ये चीज़ खुले में आ गई और सभी लोगों को चीज़ पता लगे कि सिक्का चला करके और जो समीकरण बिगाड़े थे जिले के अंदर इस बार इस तरीके की। दरअसल नागौर सीट को लेकर ही कांग्रेस और बेनीवाल में बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा पर भरोसा किया और बेनीवाल से कांग्रेस की दूरियां बढ़ती चली गई। कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में बहुत लोग नहीं भी हैं। अंतिम निर्णय जनता करेगी। हम पब्लिक के पास गए थे, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उनके 95 विधायक कम हो गए, लोकसभा में भी हमको प्रचंड बहुमत मिला।
वहीं मौके की नजाकत भांपकर बीजेपी ने बेनीवाल को न सिर्फ अपने साथ किया बल्कि उनकी पसंदीदा नागौर सीट पर भी समझौता कर लिया। बदले में बेनीवाल बाकी सीटों पर भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि 2014 में बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव नागौर से लड़ा था। तब बेनीवाल भले ही हार गए हों लेकिन उन्हें 2.25 लाख वोट मिले थे। बाद में बेनीवाल ने नई पार्टी बनाई और विधानसभा में 3 सीटें जीती। बेनीवाल खुद खिमसर सीट से मौजूदा विधायक हैं, तो बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का खिमसर, मेड़ता और भोपालगढ़ पर कब्जा है। विधानसभा चुनाव में आरएलपी को 8,56,000 वोट मिले थे। अब बीजेपी को लगता है कि हनुमान को साधकर उन वोटों को अपने साथ किया जा सकता है जो हनुमान बेनीवाल के कोर वोटर हैं। बहरहाल इतना तय है कि नागौर सीट की सियासी फिजा अब पूरी तरह बदल जाएगी। हनुमान के साथ गठबंधन से केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का टिकट कट गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब तक बीजेपी और बेनीवाल के बीच अदावत गठबंधन में कितना बदल पाती है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये गठबंधन मरुधरा की सियासत में कुछ बदलाव कर पाएगा। हनुमान बेनीवाल और बीजेपी 9 साल बाद फिर एक दूसरे के साथ आए हैं। अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को उनसे फायदा होता है तो फिर यह गठबंधन सोने पर सुहागा साबित होगा। अगर हनुमान बेनीवाल खुद भी चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी उम्मीदवारों को भी उनसे कोई फायदा नहीं होता है तो इस गठबंधन के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो हनुमान बेनीवाल के बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने से एनडीए को राजस्थान में फायदा होगा कि नहीं, इस पर सर्वे किया गया। ये सर्वे नेता ऐप के जरिए हुआ और इसमें 29,112 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 68% लोगों का कहना रहा कि बेनीवाल के गठबंधन में शामिल होने से फायदा होगा, जबकि 31% लोगों का ये मानना है कि बेनीवाल एनडीए को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हम रुख करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बाबूलाल जी, अगर बात की जाए और एक बार पूरे इस घटनाक्रम को देखा जाए तो एक बार फिर यह साबित हो गया कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ जरूरत के हिसाब से होती है। बिल्कुल, और वक्त का तकाजा था। हनुमान बेनीवाल को अपनी पार्टी को जिंदा रखना था तो उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया। और ये स्वार्थ का गठबंधन आखिर कब तक चलेगा? अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं, नागौर से बाहर अगर बीजेपी को हनुमान बेनीवाल फायदा पहुंचा पाते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नागौर में उनका साथ देते हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं और जो नतीजे तय करेंगे कि आखिर किस तरह से ये गठबंधन आगे टिकेगा। अगर हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते हैं और बाकी सीटों पर बीजेपी को फायदा होगा तो ये गठबंधन भी टिकेगा और विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां हो सकता है साथ मिलकर के चुनाव लड़े। अगर नतीजे अनुकूल नहीं आए तो बीजेपी इस समझौते से पीछे हट जाएगी और इसे ऐतिहासिक भूल करार देगी। फिलहाल हनुमान बेनीवाल अपनी जीत का गणित बनाने में जुट गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उनका मुकाबला ज्योति मिर्धा से है, जो पिछला मुकाबला भी कोई ज्यादा वोटों के अंतर से हारी नहीं थी। इस बार उनके साथ में सहानुभूति है, साथ में कांग्रेस का टिकट है। हनुमान बेनीवाल के सामने जो चुनौती है वो ये है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, वो आरएलपी के उम्मीदवार हैं और आरएलपी अब बोतल वाले निशान पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। उनको एक नए चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरना होगा। देखना होगा कि जनता आखिर नए चुनाव चिन्ह के साथ में, भले ही वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो गए हैं, लेकिन क्या उन्हें वोट देगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। फिलहाल चुनौती हनुमान बेनीवाल के सामने ज्यादा है क्योंकि उनकी पार्टी खींवसर से बाहर निकल करके नागौर जिले में नए चुनाव चिन्ह पर पहली बार उतरेगी। तो चुनौतियां कम नहीं हनुमान बेनीवाल के सामने, लेकिन उनके पास में जोशीले कार्यकर्ता हैं। अब वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगर साथ ले लेते हैं तो वो नागौर तो फतेह कर ही लेंगे, बल्कि आसपास में जितने भी 9-10 सीटों पर, खास तौर से जाटलैंड में हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है उससे भी उनको फायदा दिला सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मजबूरियों का गठबंधन है। नतीजे भविष्य गर्भ में कि आखिर इस गठबंधन का फ्यूचर क्या होगा। जी, जहां पर बाबूलाल जी आरएलपी का जिक्र हुआ है तो अगर बात कर ली जाए 2018 के जो विधानसभा इलेक्शंस हुए उन चुनाव में फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जोड़ी है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन सकती है?
चिंता का सबब तो है, क्योंकि शुरुआत में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनकी शर्तें थी उसके आगे पार्टी नहीं झुकी और नागौर की जो सीट है वो कांग्रेस को ज्योति मिर्जा को ही देनी पड़ी और उस सीट पर समझौता उनका हो नहीं पाया, तो बात बनते बनते बिगड़ गई थी। अब हनुमान बेनीवाल यहां तक कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी 2 लाख वोटों से हराएंगे। आसान नहीं है ये कहना और कर पाना, क्योंकि जो जातियों का गणित है हनुमान बेनीवाल के साथ में वो चुनौती भरा है। अगर सारे जाट आएंगे और दूसरी जातियां भी उनके साथ जुड़ेंगे तब जाकर के नतीजे आएंगे। और अगर जिस तरह की वो राजनीति अब तक करते आए हैं उसके मुताबिक उनका ठीक से जातियों का गणित जुटा पाना कोई आसान काम नहीं है। और वो भी एक ऐसी पार्टी जिसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोशीले नौजवानों के कंधों पर टिकी हुई है। वो ये खींवसर नहीं है, ये मेड़ता नहीं, बल्कि पूरा का पूरा नागौर जो है 8 सीटों पर आपको जाना है। 5 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास में और हनुमान बेनीवाल के पास सिर्फ 1 सीट है खींवसर की। अब बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता जब उनके साथ जुटेंगे तब जाके नतीजे निकलेंगे। कांग्रेस में जो अंदरूनी विरोध है, जो ज्योति मिर्जा का जो चुनाव के दौरान जो टिकटों के वितरण के दौरान जो नाराजगियां सामने आई थी, अगर वो काम कर जाती हैं और हनुमान बेनीवाल को बीजेपी के कार्यकर्ता अपना मान लेते हैं और उनके साथ में जो स्वर्ण जातियां उनके साथ जुट जाती हैं, दलितों का समर्थन मिल जाता है और थोड़ा बहुत वोट उन्हें अगर माइनॉरिटी का मिलता है तो फिर वो कहीं करिश्मा कर पाएंगे, नहीं तो उन्हें बहुत चुनौतियों से 2-4 होना पड़ सकता है। आसान नहीं है उनकी राय। बीजेपी के लिए फायदे का सौदा इसलिए क्योंकि वो मान रहे थे कि नागौर की सीट वो जीत नहीं पा रहे हैं, तमाम सर्वे में उन्हें हार ही हार नजर आ रही थी। सीआर चौधरी की टिकट का मामला भी अटक गया था, क्योंकि यूनुस खान से लेकर कई बड़े नेता उनका लगातार विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी को लगा कि क्यों नहीं हनुमान बेनीवाल से हाथ मिला लिया जाए, और उन्होंने हाथ मिला लिया। बीजेपी नागौर से बाहर अपना फायदा देख रही है। नागौर में शायद हनुमान बेनीवाल जीते या ना जीते ये बीजेपी को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो 9-10 सीटों पर जो कि खासतौर से जाटलैंड है वहां पर हनुमान बेनीवाल से वो प्रचार करवाएंगे, बीजेपी को वोट दिलाने की अपील करेंगे, अगर वहां हनुमान अपना असर छोड़ते हैं तो कहीं वो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो फिर दोनों के लिए नुकसान। जी बाबूलाल जी, वैसे तो ये जो 2 बेमेल धड़ों का एक साथ होना नजर आ रहा है, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है वो भी जातीय समीकरणों को साधने के लिहाज से एक युवा को उन्होंने मैदान में उतारा। तो युवा फैक्टर के साथ भी वो दाव तो लगा रहे, लेकिन कांग्रेस के भी कई मुद्दे हैं, जैसे किसान मुद्दे को ले लीजिए, बेरोजगारी के मुद्दे को ले लीजिए। तो क्या हनुमान बेनीवाल को अपने साथ लाना ये करारा जवाब हो सकता है कांग्रेस के लिए बीजेपी की तरफ से? जवाब तो हो सकता है, लेकिन समर्थन कितना मिलेगा हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि उनके जो साथी हैं वो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो दूसरी जातियां हैं वो क्या सोच रही हैं। और जैसे ही उन्होंने गठबंधन किया, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही। लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को अभी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और बीजेपी अभी जो राजस्थान में सरकार है उसको अभी 4.5 साल काम करना है, और उन्होंने क्या सोच समझ कर फैसला किया है, क्या अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। और एक ऐसी पार्टी जिसको जनता ने समर्थन दिया है, और इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई? वो अपने दम पर चुनाव लड़ते, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते, और एक बार जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में अपने आप को साबित किया, ठीक उसी तरह से अगर वो लोकसभा में अपने आप को साबित करते तो कहीं ज्यादा उनको फायदा होता, उनकी पार्टी और ज्यादा कंसोलिडेट होती, उनके साथ कार्यकर्ता और ज्यादा जुड़ते। तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के बजाय उन्होंने स्वार्थों का ऐसा गठबंधन कर लिया है जो उनके लिए भविष्य में चुनौती भरा हो सकता है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और उनकी पार्टी के सामने बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन फिलहाल गठबंधन हो गया है, निगाह इस बात पर रहेगी कि बीजेपी और आरएलपी के कार्यकर्ता क्या साथ साथ आ पाते हैं, किस तरह से विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, और बीजेपी डैमेज कंट्रोल जो हो सकता है पार्टी के भीतर हनुमान बेनीवाल के आने के बाद उसे किस तरह से कंट्रोल करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि नागौर में हनुमान बेनीवाल की किसान जातियों में तो स्वीकार्यता है, लेकिन बाकी की दूसरी जातियों में उन्हें अपने आप को नेता साबित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। किसान जातियों के वोट की बदौलत वो चुनाव जीतते रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन खींवसर से लेकर के नावा तक आप आते हैं और लाडनू से। जी बाबूलाल जी, शायद यही राजनीति की तासीर भी होती है कि जब जहां जरूरत पड़े आप उसका दामन थाम ले, और शायद ऐसा ही इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद समझ में आता है। लेकिन अब देखना ये होगा